साथियों नमस्कार, मैं राजेश माथुर आपका इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज अपन जनरल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि जितनी भी आपने प्रतियोगी परीक्षाएं दी हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें जीके में विज्ञान का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। यानी जीके में जितने भी प्रश्न आते हैं उसमें विज्ञान के प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं वो विज्ञान के प्रश्नों से डरते हैं, घबराते हैं, वो देखते हैं पता नहीं क्या पूछ लिया। तो इसलिए उनकी विज्ञान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं जिसमें कंपटीशन से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, पूरे फंडामेंटल्स क्लियर किए गए हैं ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। तो उसी तर्ज पर मैंने इस वीडियो को बनाया है, आप इसको ज़रूर देखें और अपना जो साइंस है उसको स्ट्रॉन्ग करिए, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। तो अपन बात करते हैं आज, ज़्यादा बात ना करके केवल इस सब्जेक्ट से अपन बात करते हैं कि जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एनडीए के हों, चाहे रेलवे के हों, चाहे पुलिस के हों, आरएस हों, यूपीएससी के कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, सब में साइंस के बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें कुछ नहीं है, अपन को केवल अपने फंडामेंट्स जो होते हैं वो क्लियर होने चाहिए साथियों, ताकि अपन क्या है जो उसमें बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम क्या है बहुत अंदर जा कर के या बहुत ऊपर का पढ़ के और जो छोटे छोटे बारीकी जो क्वेश्चन होते हैं उनको गलत करके आ जाते हैं। तो केवल फंडामेंट्स अगर हमारे क्लियर होंगे तो हमें बहुत इजी लगेगा। मेरा जो अनुभव है, कई साथियों के फ़ोन आते हैं कि आप भी सर वीडियो बनाइए ताकि हमें भी कुछ उसका लाभ मिल सके। तो मैंने थोड़ी सी कोशिश की है, तो आप इसका लाभ उठाएं। हम बात करते हैं कि जीके में जब हम बात करते हैं साइंस की, तो साइंस के बेसिकली जो है उसको हम 3 ब्रांचेज में बांटते हैं। एक तो जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। यानी प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो इन्हीं में से पूछे जाते हैं। कुछ जो प्रश्न होते हैं वो जीव विज्ञान में से पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न भौतिक विज्ञान और कुछ जो होते हैं वो रसायन विज्ञान से रिलेटेड होते हैं। तो अपन इनमें से सबसे जो सरल टॉपिक है जीव विज्ञान, वहाँ से अपन अपनी शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे अपन अन्य ब्रांचों तक पहुँचेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं जीव विज्ञान की कि जीव विज्ञान जो है वो क्या है, कहाँ से आई, कैसे बनी और उसमें कौन कौन से अपन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं साथियों जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान जो है उसको अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी जो है वो ग्रीक भाषा का एक शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है बायोज और दूसरा होता है लोगोस। बायोज का अर्थ जो होता है वो होता है लाइफ यानी जीवन, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी यानी अध्ययन। यानी बायोलॉजी के अंतर्गत हम जीवन से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब का अध्ययन करते हैं। यानी लाइफ की स्टडी जो की जाती है वो सारी की सारी बायोलॉजी के अंतर्गत आती है। तो बायोलॉजी के अंतर्गत फिर इसकी भी क्या है 2 शाखाएं होती है मेनली। एक तो कहलाती है वनस्पति विज्ञान और दूसरी जो है वो कहलाती है जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जो है उसको अपन बॉटनी कहते हैं, जंतु विज्ञान जो है उसको अपन जूलॉजी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान जो थे उसके फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस कहलाते हैं, जिन्होंने इस पर बहुत अधिक अध्ययन किया। और फादर ऑफ जूलॉजी जो है वो अरस्तु कहलाते हैं। तो साथियों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ बॉटनी जो है वो थियोफ्रास्टस को कहते हैं और फादर ऑफ जूलॉजी जो है वो अरस्तु को कहा जाता है। इसका ध्यान रखना, कंपटीशन में ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएँ हैं जिनके अंतर्गत कई बार इससे संबंधित ब्रांचेस से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आप उनका भी ध्यान रखें। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले कि कोशिका का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन जो है उसको साइटोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर इसको फटाफट एक बार में रिवाइज कर लेते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। प्राणी के व्यवहार का अध्ययन जो होता है, अपन बिहेवियर की बात कर रहे हैं, वो ईथोलॉजी कहलाता है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। अपन प्राणी का अध्ययन समझ के और उसको जूलॉजी या जीव विज्ञान लिख के आ जाते हैं, जबकि इसमें क्या होता है ईथोलॉजी है, अपन व्यवहार की बात कर रहे हैं। ऊतकों का अध्ययन, टिश्यूज जो होते हैं यानी कोशिकाओं के मिलने से जो समूह बनता है, समान कोशिकाएं मिलकर के समूह बनाते हैं, उसे हम टिश्यूज या ऊतक कहते हैं। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। प्राणी और उनके वातावरण का अध्ययन इकोलॉजी कहा जाता है। इसको अपन इकोलॉजी कहते हैं। प्राणी और उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, जो वातावरण होता है, उसके साथ जब उसका अध्ययन किया जाता है तो इट इज नोन एज इकोलॉजी। शरीर की बाहरी रचना और आकृति का जो अध्ययन किया जाता है, बात जब शरीर की आती है तो उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं।
भ्रूण विज्ञान का अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन, फलों का जो अध्ययन है उसको हम पोमोलॉजी कहते हैं। मृदा निर्माण संरचना संबंधी अध्ययन यानी मृदा से संबंधित जितनी भी अध्ययन किया जाता है उसको हम पीडोलॉजी कहते हैं। इन टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखना। पीडोलॉजी कहा जाता है आनुवांशिकी के आधार पर मानव जाति के को सुधारने का अध्ययन की बात कर रहे हैं हम, आनुवांशिकी के आधार पर, क्योंकि आनुवांशिक गुणों का अध्ययन करते हैं उसको तो अपन जेनेटिक्स कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं। लेकिन मानव जाति को सुधारने का जब अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स के आधार पर तो उसे यूजेनिक्स या उसको हिंदी में सुजननीकी कहा जाता है। प्राणी और वनस्पति के वर्गीकरण तथा नामकरण का जो अध्ययन किया जाता है उसे टैक्सोनॉमी, जो अपन इसमें पढ़ रहे हैं, ये सारी टर्मिनोलॉजी है वो टैक्सोनॉमी या वर्गीकी कहलाती है। रक्त का अध्ययन, द स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमेटोलॉजी, उसको हीमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त का जो अध्ययन किया जाता है उसको साथियों हीमेटोलॉजी कहा जाता है। पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहा जाता है, मांसपेशियों से संबंधित जो अध्ययन करते हैं मसल से संबंधित मायोलॉजी कहा जाता है। शैवालों का अध्ययन, शैवाल को एल्गी कहते हैं अंग्रेजी में, तो एल्गी का जो अध्ययन किया जाता है उसको तो फाइकोलॉजी कहते हैं और जो कवक का अध्ययन किया जाता है उसको माइकोलॉजी कहते हैं। इन दोनों का विशेष ध्यान रखना क्योंकि इनके नामों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, फंजाई का अध्ययन तो कहलाता है माइकोलॉजी और एल्गी का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। तो इस प्रकार अपन ने विज्ञान की कुछ ब्रांचेज होती हैं साथियों, उन ब्रांचेज के बारे में अध्ययन किया कि कुछ इनमें से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। छोटे छोटे प्रश्न हैं, बारीक प्रश्न हैं, अगर आप इनको एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये याद हो जाएंगे। अपन इसके अब बात करते हैं। सबसे पहले जो सबसे इजी टॉपिक है वो है कोशिका यानी सेल की अपन बात करते हैं। कोशिका की संपूर्ण संरचना को पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इससे संबंधित एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं। बहुत ही विस्तार से इसका अपन अध्ययन करेंगे और बहुत बारीक छोटे छोटे क्वेश्चन का बीच बीच में अपन अध्ययन करेंगे। तो अपन देखते हैं, अब बात करते हैं कोशिका या सेल की। अपन साथियों बात करते हैं कोशिका यानी सेल की। तो कोशिका की सबसे पहले अपन बात करते हैं कोशिका क्या है। कोशिका जो होती है हमारे शरीर की यानी किसी भी सजीव के शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, उसे कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज की अगर अपन बात करें तो कोशिका की खोज जो है वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। उसने कॉर्क लिया और कॉर्क की कोशिकाओं का अध्ययन किया। उसने कॉर्क कोशिका जो कि एक मृत कोशिका होती है उसको देखा और उसने उसे सेलुला कहा। सेलुला का अर्थ होता है एक छोटा कमरा यानी ये लिटिल रूम। यानी उसने जो खोज की थी वो मृत कोशिकाओं की थी और सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। उसके बाद में वैज्ञानिक आए थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। उसने क्या किया, उसने जीवित पादप कोशिका की खोज की थी। तो उससे पहले अपन देखते हैं कि खोज जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 में की, कॉर्क कोशिका में की जो कि क्या थी, मृत कोशिकाएं। ये ध्यान रखना क्योंकि पूछ लिया जाता है जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो वो था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। लेकिन बात जब करते हैं मृत कोशिका की तो उसकी खोज करता थे रॉबर्ट हुक ने की थी। उसने इस तरह से मधुमक्खी के छत्ते के समान जो कॉर्क को जब उसने काटा और काट करके देखा तो उसमें उसको मधुमक्खी के छत्ते के समान कई सारे छोटे छोटे सेलुला दिखाई दिए। उसने उसे सेलुला कहा, छोटे छोटे रूम दिखाई दिए। सेलुला का अर्थ होता है लिटिल रूम यानी एक छोटा कमरा। फिर रॉबर्ट हुक ने अपनी खोज का जो अध्ययन किया था उसका उसने जो जिक्र किया वो किया था माइक्रोग्राफिया में। इस पुस्तक का नाम भी साथियों पूछ लिया जाता है, बहुत ज़्यादा इसको भी पूछते हैं कि रॉबर्ट हुक ने जब खोज की थी तो उसने किसके बारे में कौन सी पुस्तक में लिखा था, तो वो लिखा था माइक्रोग्राफिया में उसने उसका जिक्र किया था। जीवित पादप कोशिका की जो खोज की थी, जीवित की जब बात आती है साथियों ध्यान रखना, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने 1674 में यानी 9 साल बाद जो है वो जीवित कोशिकाओं की खोज हो गई। इसने बिल्कुल जीवित कोशिकाओं को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। उसके बाद में दो वैज्ञानिक आए जो कि जर्मनी के थे, जर्मन वैज्ञानिकों ने, जो कि उसमें एक तो एम.जे. स्लाइडन और दूसरा था थियोडर स्वान। इन दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया यानी कोशिका के बारे में कुछ बातें बताई जिसको सेल थ्योरी कहा गया। ये भी पूछ लिया जाता है कि कोशिका सिद्धांत किन वैज्ञानिकों ने दिया। ये दो वैज्ञानिक थे जर्मन के, स्लाइडन और थियोडर स्वान।
दोनों, एक बॉटनिस्ट था और एक जियोलॉजिस्ट था। जूलॉजी और बॉटनी से संबंधित थे दोनों। उन्होंने सिद्धांत दिया, उन्होंने क्या बातें बताई, उन्होंने बताया कि प्राणी तथा पौधों का शरीर जो होता है वो कोशिकाओं से बना होता है, यानी जितने भी सजीव इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं उनका शरीर जो होता है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका जो होती है शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है साथियों, नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व कोशिका से होती है। उन्होंने बताया कि जो नई कोशिकाएं बनती है वो कहाँ से बनती है। नई कोशिकाओं का निर्माण हमेशा पहले से उपस्थित कोशिकाओं से होता है, यानी उससे पूर्व की कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये जो 3 बातें जो है वो कोशिका सिद्धांत के बारे में बताई गई थी। कोशिका सिद्धांत का जो अपवाद है वो है वायरस यानी विषाणु। वायरस जो होता है वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है, क्योंकि इसे सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी भी कहा जाता है। फिर अपन बात करते हैं कुछ कोशिकाओं के बारे में। मिसलेनियस क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं साथियों। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी जंतु कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी पादप कोशिका कौन सी है। तो इसमें अपन देखते हैं कि सबसे बड़ी जंतु कोशिका है, अपन बहुत बार इसके बात करते हैं, वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। जो पूरा एक एग होता है, वो एक सेल होती है, वो होती है सबसे बड़ी जंतु कोशिका। सबसे छोटी जंतु कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक एक जंतु होता है, जो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। इसे पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरल न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात करते हैं, मानव शरीर की बात हो रही है और सबसे लंबी कोशिका की बात हो रही है, तो वो तंत्रिका कोशिका, जैसे अंग्रेजी में न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन ही मानव अपने शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ये ऐसा कहते हैं कि ये सिर से लेकर के और एड़ी तक पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, देखो ये कंफ्यूज मत होना लंबी और बड़ी में। बड़ी कोशिका जो होती है वो अंडाणु होती है, एग सेल जो होती है, अंडाणु, अंडा नहीं, अंडाणु जो होती है ये एग सेल होती है, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे छोटी कोशिका की बात करें मानव शरीर की ही, तो वो शुक्राणु होती है। स्पर्म जो होते हैं वो सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे बड़ी पादप कोशिका एसिटेबुलेरिया होती है, ये सबसे बड़ी पादप कोशिका की अब बात हो रही है साथियों। ध्यान रखना, सबसे बड़ी जो पादप कोशिका होती है वो एसिटेबुलेरिया होती है, जो एक कोशिकीय शैवाल होती है। ये एक्चुअली एक एल्गी होती है एक प्रकार की, जो एक सबसे बड़ी पादप कोशिका है। सबसे छोटी पादप कोशिका की अगर हम बात करें तो ये होती है एल्गिया। एल्गिया नामक ये भी एक शैवाल होती है, जिसे हम एल्गी कहते हैं। एक कोशिकीय शैवाल होती है, ये भी एक पौधे के रूप में एक छोटा शैवाल होता है, इसलिए इसे छोटी पादप कोशिका कहते हैं। तो इस प्रकार कुछ छोटे छोटे जो प्रश्न हैं वो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इनकी ओर हमारा ध्यान जाना बहुत जरूरी है। हम इन इंट्रोडक्शन को या इस इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है उसको कई बार बहुत हल्के में लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो साथियों ध्यान रखें, हर जो लाइन है वो इम्पोर्टेंट है, यानी कोई सा भी प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो आप इसको बिल्कुल डीपली पढ़ें, इसका पूरा ध्यान रखें। एक बार ही आपको पढ़ने में समझ में आ जाएगा, अगर पढ़ा हुआ है तो एग्जाम में अवश्य याद आ जाएगा। ठीक है साथियों, अब अपन इसमें पढ़ेंगे कोशिका के बारे में और भी बातें।